हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा पाठ का अगला भाग। पिछले भाग में हमने अलग अलग तापमापियों के बारे में जाना था और उनकी विशेषताओं के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लें पहले। तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। स्थानांतरण मतलब वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे जाती है। भिन्न तापमान में अंतर, अलग अलग ताप वाली वस्तुओं के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। भिन्न तापमान वाली वस्तुओं के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए तापमान में अंतर आवश्यक होता है। यदि दो समान तापमान की वस्तुएं होंगी तो उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। वस्तुओं के मध्य तापमान में अंतर जितना अधिक होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। तो ऊष्मा का स्थानांतरण तीन विधियों से हो सकता है: चालन, संवहन और विकिरण। तो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए विधियां लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न हो तो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए तीन विधियां होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। तो हम इन अलग अलग विधियों को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है चालन विधि। चालन, चलकर जाना। इस प्रक्रम में जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपने ठोस लोहे की रॉड या लोहे की छड़ पकड़ लिया हाथ में और उसको आप गर्म करें तो आप क्या देखते हैं कि ऊष्मा धीरे धीरे एक कण से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चलती हुई आगे की ओर बढ़ेगी और धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आपके हाथ तक गर्मी पहुंचने लगेगी और दूसरा सिरा भी गर्म होने लगेगा। यह स्थानांतरण की विधि है चालन विधि। जब ऊष्मा कणों से होती हुई आपकी तरफ जा रही है, एक कण दूसरे कण को ऊष्मा देगा, दूसरा तीसरे को देगा और चलती हुई जा रही है ऊष्मा। चालन विधि कणों के द्वारा चलती हुई जा रही है। तो चालन विधि क्या है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो रही है। अब जैसे ये सिरा गर्म हो गया तो ये ठंडा सिरा अगले ठंडे सिरे की ओर, फिर उससे अगले ठंडे सिरे की ओर और धीरे धीरे यहां तक गर्मी पहुंच जाती है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं। यदि हम इसे एक लोहे या एल्यूमिनियम की रॉड पर मोम से कीलें चिपका दें और इसे गर्म करें तो अब ये चलकर जाएगी ऊष्मा। तो आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही गर्मी यहां तक पहुंचेगी ये पहली कील गिर जाएगी, उसके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दूसरी कील गिर जाएगी, उसके धीरे धीरे ये ऊष्मा की सभी कीलें गिर जाएंगी। उससे पता चल रहा है हमें कि ऊष्मा चलती हुई जा रही है। ये कुछ ऐसे हो रहा है, आप चित्र द्वारा देख सकते हैं कि ऊष्मा धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रही है और दूसरे सिरे तक पहुंच रही है। तो इससे हमें पता चल, क्या सभी वस्तुओं का एक सिरा अगर हम आग की ओर ले जाएं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा? ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे कि मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूं, यहां एक लकड़ी है। अगर हम लकड़ी के एक सिरे को आग पर गर्म करें तो हम देखते हैं लकड़ी का एक सिरा जलने लगेगा, लेकिन उसके बावजूद हमारे हाथ में पकड़ा हुआ दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। तो इसमें से तो ऊष्मा चालन नहीं कर पा रही। तो क्या सभी में से ऊष्मा चालन कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती है चालक और दूसरी कुचालक। तो चालक किन्हें कहते हैं? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर आदि, यानी कि सभी धातुएं, अधिकतर धातुओं में से ऊष्मा का चालन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को जाने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। तो चालक में से चालन विधि द्वारा ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकती है, लेकिन जो कुचालक होते हैं उनमें से नहीं जाएगी। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी। अब प्लास्टिक का भी आप देखें तो एक सिरा गर्म होने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहा जाता है, क्योंकि अपने में से ऊष्मा को नहीं गुजरने देते। जल और वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तो जल और वायु भी ऊष्मा के कुचालक हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे संवहन के बारे में। जब किसी तरल यानी कि द्रव या गैस जो बह सकते हैं, द्रव या गैस को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद तरल के कण स्रोत से दूर गति करते हैं और साथ में ऊष्मा ले जाते हैं। इस विधि को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां ऊष्मा चालन की तरह चलकर नहीं जा रही है, बल्कि कण आ रहे हैं ऊष्मा के स्रोत के पास, ऊष्मा लेते हैं और फिर ऊष्मा स्रोत से दूर चले जाते हैं ऊष्मा लेकर, फिर नए कण आ जाते हैं, वो ऊष्मा लेकर चले जाते हैं। संवहन ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण द्रव्य कणों की सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के द्वारा होता है, संवहन कहलाता है। यहां कण गति कर रहे हैं। आपने जब चालन में देखा था तो ऊष्मा गति कर रही थी एक कण से दूसरे कण की ओर, ऊष्मा चलकर जा रही थी। यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां कणों द्वारा ऊष्मा नहीं जा रही, बल्कि कण स्वयं आ रहे हैं ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा लेने के लिए। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण द्रव्य कणों की सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति के द्वारा होता है, संवहन कहलाता है। आप चित्र में इसे समझ सकते हैं। यहां अगर हम नीचे यहां आग जली हुई है तो क्या होगा कि यहां वाले कण जो हैं, ये पास वाले कण जो निचले हिस्से के कण हैं, ये गर्म हो जाएंगे। गर्म होकर ये कण ऊपर की ओर उठेंगे और इस तरह ऊपर के जो ठंडे कण हैं वो घूमकर वापस नीचे ऊष्मा स्रोत के पास आएंगे। फिर ये कण यहां से ऊष्मा लेंगे और फिर ये भी ऊपर उठ जाएंगे और धीरे 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 बर्तन का पूरा द्रव गर्म हो जाएगा। तो ये है संवहन की विधि। तो द्रव और गैस इसी विधि द्वारा गर्म होते हैं सभी, संवहन विधि द्वारा। इसमें कण स्वयं आ रहे हैं, आप देखें तो कण स्वयं आ रहे हैं स्रोत के पास और ऊष्मा लेकर उससे दूर चले जाते हैं, फिर नए कण आते हैं ऊष्मा लेने के लिए, क्योंकि जैसे ये कण गर्म होते हैं ये हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं। तो ये ठंडे कण कुछ भारी होते हैं तो वो नीचे की ओर आते हैं। आपने पानी को बर्तन में इसी तरह घूमते हुए देखा होगा। यह ऊष्मा संवहन की ही विधि है। यह संवहन विधि ही है जो आप चित्र में देख सकते हैं। आप अपनी घर में भी ऐसा करके देख सकते हैं। पानी को गर्म करिए, आप किसी ट्रांसपेरेंट बर्तन में, पारदर्शी बर्तन में पानी को रखिए और गर्म करिए तो आप देखेंगे आप पानी के इस मूवमेंट को आसानी से देख पाएंगे। इसी के कारण, इसी संवहन विधि के कारण ही हवाएं चलती हैं, खास तौर पर विशेष रूप पर समुद्र किनारे इलाकों में। तो दिन के समय समुद्री समीर यानी कि समुद्र की ओर से वायु अपनी ओर आती है, स्थल की ओर आती है। ऐसा क्यों होता है ये जरा समझते हैं। ऐसा ध्यान रखिए, ऐसा समुद्र किनारे होता है। आप देख रहे हैं चित्र में, समुद्र की ओर से हवा तट की ओर आ रही है दिन के समय, जबकि सूर्य निकला हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? तापमान में अंतर होने के कारण दिन में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब सूर्य निकलता है तो मिट्टी जल्दी गर्म होती है, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। तो जल तो है ठंडा और मिट्टी या मृदा हो गई है गर्म। तो इसका तो होता क्या है, स्थल के ऊपर की वायु गर्म हो जाएगी और गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। जब गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु बहती हुई तट की ओर आएगी, चक्र को पूरा करने के लिए। अब जो गर्म वायु है, ये जो गर्म वायु, स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई और यहां की ठंडी वायु कहां आएगी, तट की ओर आ गई। तो ये ऊपर वाली गर्म वायु है वो वापस उस स्थान पर चली जाएगी जल की ओर और फिर से ठंडी हो जाएगी, फिर से घूमकर वापस स्थल की ओर आएगी और इस तरह एक वायु का चक्र चलता रहेगा। तो समुद्र की ओर आने वाली वायु को, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। यहां आप देख सकते हैं, समुद्र की ओर जो लोग रहते हैं वो समुद्र की ओर खिड़की जरूर बनाते हैं ताकि उससे ठंडी हवा पूरा दिन उनके घर में आती रहे। अब हम बात करते हैं स्थलीय समीर की। तो रात के समय ठीक उल्टा होता है। रात के समय तापमान में अंतर के कारण वायु तट से समुद्र की ओर चलती है। दिन में तो जैसा हमने देखा समुद्र से तट की ओर चल रही थी, रात के समय तट से समुद्र की ओर वायु चलती है। ऐसा क्यों होता है? रात्रि में स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा होने की बात आती है तो भी मिट्टी जल्दी ठंडी होती है, मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो अब होता क्या है कि जैसे सूर्यास्त हुआ तो मिट्टी तो तेजी से ठंडी हो गई और जल अभी भी गर्म है। तो अब होगा क्या कि वायु, ठंडी वायु
बहने लगेगी समुद्र की ओर। समुद्र की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी। ये देखिए यहां पर चित्र में, समुद्र की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी, तो उसका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती रहेगी और यही क्रम चलता रहेगा पूरा। तो इसका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए समुद्र की ओर से गर्म वायु स्थल की ओर ऊपर की ओर बहती है। स्थल की ओर से आने वाली वायु को स्थलीय समीर कहते हैं। तो यह चक्र पूरी रात चलता रहता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि समुद्र किनारे जब भी आप जाएंगे, दिन के समय समुद्र से तट की ओर वायु चलती है और रात्रि के समय तट से समुद्र की ओर वायु चलती है। अगला हम पढ़ रहे हैं विकिरण। विकिरण ऊष्मा संचार की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण तरंगों के रूप में होता है। इस विधि में किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। अगर आप सूर्य की बात करें तो सूर्य से ऊष्मा को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आप सूर्य से देखें तो सूर्य से पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं है, वायु भी नहीं है। तो यहां संचरण कैसे हो रहा है? तो यहां क्या होता है कि प्रकाश जो है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर आने में विकिरण द्वारा, यानी तरंगों के द्वारा, प्रकाश तरंगों के द्वारा सूर्य हम तक प्रकाश पहुंच रहा है। तो ये जो तरंगों के द्वारा प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, इस विधि को हम कहते हैं विकिरण विधि। आप इस चित्र में तीनों विधियों को एक साथ समझ सकते हैं। जब वायु, गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है और इसके कारण ऊष्मा ऊपर जा रही है, इसे हम कहते हैं संवहन विधि। संवहन विधि, ऊष्मा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है। वायु गर्म हो गई है ऊष्मा के संपर्क में आने पर, आग के संपर्क में आने पर, और वो गर्मी को ऊपर लेकर उठ रही है। इस तरह हाथ हमारे गर्म हो गए हैं और ये विधि है संवहन विधि। जबकि अगर एक रॉड को इस तरह गर्म किया जा रहा है तो ये चलकर ऊष्मा इसमें जा रही है, इसे हम कहेंगे चालन विधि। और अगर आप साइड में बैठे हैं आपके और आप तक फिर भी आग ऊष्मा पहुंच रही है, तो ये जो विधि है ये है विकिरण विधि ऊष्मा की। तो यहां तीनों विधियां हम एक साथ देख रहे हैं। तो इस